हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए अभी हम करने वाले हैं अपना जीएसटी का रिवीजन स्टार्ट। यस, आईडीटी का रिवीजन हम आज से स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम डायरेक्टली फ्रॉम मॉड्यूल करने वाले हैं, बट आज के लिए फॉर द चैप्टर ऑफ सप्लाई आपको ये नोट्स रेफर करने हैं। व्हाई? बिकॉज एक बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ मैंने क्या किया है, सीक्वेंस वाइज लगा दी है जो चीज हमें सीक्वेंस में पढ़नी चाहिए। एंड यस, जो चीज का लिंक जिस चीज से है वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। बिकॉज ये चैप्टर ऐसा है, बेस बनाना है हमें इस चैप्टर से, तो ये बेस चैप्टर हमें बहुत अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। डू नॉट वरी, मैं मॉड्यूल से भी रीड करने वाली हूँ, मॉड्यूल से भी इसको रिवाइज कराने वाली हूँ विद ऑल एग्जांपल्स, बट उससे पहले हम इसका बेस बनाएंगे नोट्स के थ्रू। ये आप लोग मुझे बता दीजिएगा अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या फिर टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगी, आप वहां से भी ले लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं किससे? सप्लाई चैप्टर से। जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक, वो मैं अपलोड कर दूंगी एक दिन, बट पहले हम अपना बेस स्टार्ट करते हैं सो दैट इंटरेस्ट बन जाए आप लोगों का जीएसटी में। क्योंकि मैं भी पर्सनली सप्लाई से ही स्टार्ट करती थी। वाई? बिकॉज ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है चैप्टर हमें, है ना। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो चीजें हमें सीक्वेंस वाइज पढ़नी है वैसे मैंने लगा दी है। इसके बाद मॉड्यूल भी अटैच कर दिया है, तो हम इसके बाद मॉड्यूल पे भी आ जाएंगे। डू नॉट वरी, साथ साथ आपको लर्न भी होनी स्टार्ट हो जाएंगी चीजें। जहां जहां फोकस करना है वहां वहां मैं स्टार मार्क करती चलूंगी जो चीजें हमें लर्न करनी है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले सप्लाई अंडर जीएसटी। सबसे पहले तो ये सोचो, सबसे पहले हमें ये सोचना है कि जीएसटी किस पे लगता है। जीएसटी लगता है हमारा गुड्स और सर्विसेज पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगता है। तो जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि गुड्स क्या है एंड सर्विसेज क्या है, जब तक हमें यही नहीं पता होगा गुड्स क्या है सर्विसेज क्या है, हम उस पे जीएसटी कैसे लगाएंगे? तो क्या सारी गुड्स या सर्विस पे जीएसटी लगता है? नहीं, जीएसटी उन्हीं गुड्स या सर्विसेज पे लगेगा जो सप्लाई के अंडर आती हैं। मतलब गुड्स या सर्विस होने के साथ साथ उसको सप्लाई भी बनना जरूरी है, तभी वो जीएसटी के दायरे में आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या कहा मैंने ये बोला जीएसटी किस पे लगता है? जीएसटी लगता है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो क्या सारी गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगेगा? नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज को जीएसटी के अंडर लाने के लिए उसको सप्लाई के डेफिनेशन में फिट होना पड़ेगा। सप्लाई क्या है वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? गुड्स या सर्विसेज कहते किसे हैं, गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन क्या है। जो चीजें लर्न करने की है मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं आपको फिर से उस पर जोर देने वाली हूँ कि लर्न हो जाएंगी आपको, बस आप कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले आते हैं गुड्स क्या है। गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मतलब क्या है यहाँ पे? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो चीज को आप इधर या उधर मूव कर सकते हैं। कोई पेन हो गया, कोई बास्केट हो गई, कोई बकेट हो गई, कुछ भी चीज जिसको आप इधर उधर मूव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द गुड्स। क्या सारी मूवेबल चीजें गुड्स हो जाएंगी? नहीं, कुछ एक्सक्लूजन भी दिए गए हैं। एक्सक्लूजन क्या है? मनी एंड सिक्योरिटीज। एक बात बताओ, मनी या सिक्योरिटी भी तो मूव होती है ना, क्या उसको ही गुड्स मान लेंगे? वो तो एक मीडियम है। वो क्या है? मनी या सिक्योरिटीज क्या है? एक मीडियम है एक्सचेंज करने का। क्या हम उसको ही गुड्स मान लें? अगर हम उसको गुड्स मान लेंगे तो क्या होगा? कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपने किसी से पेन खरीदा, पेन खरीदने के बदले आपने उसको क्या दी? कुछ मनी दी। अब मनी भी गुड्स हो गई तो उस पे भी जीएसटी आ जाना चाहिए। पेन के लिए आपने कुछ वो दिया, उस पे भी आ जाना चाहिए। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो मनी एंड सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज क्या होती है सब आप जानते हो, इक्विटीज एंड ऑल। सिक्योरिटी एंड मनी को इससे आउट रखा गया है। गुड्स हमने क्या पढ़ा? मेरे साथ रिपीट करो माइंड में। गुड्स हमने क्या पढ़ा? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, बट एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटी। कुछ चीजों को एक्सक्लूड किया एंड कुछ चीजों को स्पेसिफिकली इंक्लूड किया जाएगा। कुछ चीजों को स्पेसिफिकली इंक्लूड किया जाएगा। नंबर 1 चीज आती है एक्शनेबल क्लेम। देखो, एक्शनेबल क्लेम को गुड्स तो माना गया है, पर यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे शेड्यूल 3 के साथ इसका लिंक है वो दे दिया है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देती हूँ, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको कनेक्ट हो जाएगा, जिन्होंने नहीं किया होगा डू नॉट वरी, जब हम शेड्यूल 3 पे आएंगे मैं इसको फिर से रेफर करने वाली हूँ।
ठीक है। गुड्स का मतलब क्या, गुड्स में एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्या होती है, कोई ऐसी चीज जिसके अगेंस्ट आप एक्शंस ले सको, किसी से आपने डेट का पैसा रिकवर करना है, दैट इज कॉल्ड द एक्शनेबल क्लेम, उसको भी गुड्स बोला गया। बट शेड्यूल 3 का लिंक क्यों दिया गया है, शेड्यूल 3 में वो आइटम्स दी गई हैं, शेड्यूल 3 में वो आइटम्स दी गई हैं जो कि गुड्स या सर्विसेज सप्लाई नहीं मानी जाती हैं, वो आइटम्स दी गई हैं जो सप्लाई नहीं मानी जाएंगी। मतलब क्या, मतलब एक्शनेबल क्लेम सप्लाई के दायरे से बाहर है, यस, बट सारे के सारे नहीं। एक्शनेबल क्लेम गुड्स तो हैं, हमें डेप्थ स्टडी करनी है बिकॉज एमसीक्यूज हैं। एक्शनेबल क्लेम गुड्स तो हैं, बट सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम सप्लाई नहीं है। ओनली 3 एक्शनेबल क्लेम सप्लाई हैं, लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग मतलब शेड्यूल 3 में क्या बोला होगा, शेड्यूल 3 में क्या बोला होगा, सारे एक्शनेबल क्लेम सप्लाई के दायरे से बाहर है, मतलब सारे एक्शनेबल क्लेम सप्लाई के दायरे से बाहर हैं एक्सेप्ट लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। मतलब नेगेटिव लिस्ट से भी किसी को नेगेटिव कर दिया तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। एक तो वो नेगेटिव लिस्ट है शेड्यूल 3 वाली, ऊपर से उसमें से लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग को हटा दिया गया, तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग सप्लाई के दायरे में आएगा। आई होप आपको याद हो गई होगी ये चीज। क्या पढ़ा हमने अभी तक, गुड्स का मतलब क्या, गुड्स का मतलब था एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हटा किसको दिया, हटा दिया गया मनी एंड सिक्योरिटीज को, हटा किसको दिया गया, मनी एंड सिक्योरिटीज को हटा दिया गया। बट क्या किया गया, कुछ चीजों को स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है, एक्शनेबल क्लेम। तो आपके माइंड में आना चाहिए एक्शनेबल क्लेम गुड्स तो हैं, बट लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग को छोड़ के कोई भी एक्शनेबल क्लेम सप्लाई के दायरे में नहीं आएगी। वाई, बिकॉज शेड्यूल 3 ने डिनाई किया है कि एक्शनेबल क्लेम सप्लाई के दायरे से बाहर है एक्सेप्ट लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग क्या सप्लाई है, यस, ये 3 चीजें सप्लाई मानी जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, गुड्स में किसको इंक्लूड करना है, नंबर 1 ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स विच इज अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। जब वो ग्रास या क्रॉप्स क्या है, फॉर्म है, अटैच है लैंड के साथ, बट जिसको आप एग्री टू बी सीवियर्ड, आप काटने के पहले ही जो आप क्या कर रहे हो, एग्री टू बी सीवियर्ड बिफोर द सप्लाई, तो वो गुड्स बन जाएगी। मतलब सप्लाई से पहले आपने उसको सीवियर नहीं किया, काटा नहीं, तो वो सप्लाई नहीं बनेगी। बट विच आर एग्री टू बी सीवियर बिफोर द सप्लाई अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट और सप्लाई, तो वो गुड्स बन जाएंगी। मतलब ग्रोइंग क्रॉप्स, जो क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं, ग्रास एंड कोई भी चीज जो लैंड से अटैच्ड है, पार्ट ऑफ द लैंड है, लेकिन आप एग्री टू बी सीवियर्ड, उसको काटने को तैयार हो गए हो बिफोर द सप्लाई, सप्लाई से पहले आप उसको काटने को तैयार हो गए हो, दैट इज कॉल्ड द गुड्स, वो गुड्स के डेफिनेशन में आ जाएंगी। क्या पढ़ा हमने, फिर से याद तो मैं आपको करवा दूंगी, आप मेरे साथ चलते चलिए, याद तो मैं आपको करवा दूंगी, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। क्या पढ़ा हमने, गुड्स का मीनिंग क्या था, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो गया, गुड्स हो गया, ठीक है। बट एक्सक्लूड क्या किया गया, मनी एंड सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड कर दिया गया, मनी एंड सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड कर दिया गया। बट कुछ चीजें स्पेसिफिकली इंक्लूड की गई गुड्स में, वो क्या थी, वो थी एक्शनेबल क्लेम। सारे एक्शनेबल क्लेम गुड्स तो हैं, पर सप्लाई बनेगा या नहीं वो हमें देखना था। शेड्यूल 3 क्या बोलता है, शेड्यूल 3 बोलता है एक्शनेबल क्लेम सप्लाई नहीं माने जाएंगे एक्सेप्ट लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। क्या होगा, लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। तो ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, अगर आप उसकी सप्लाई करो एंड यू आर एग्री टू सीवियर्ड इट, एग्री टू सीवियर्ड बिफोर द सप्लाई, तो क्या हो जाएगा, तो वो गुड्स के दायरे में आ जाएंगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है गुड्स की डेफिनेशन, अभी हमने क्या पढ़ा है, गुड्स की डेफिनेशन। अब आ जाओ सर्विस की डेफिनेशन पे। सर्विस की डेफिनेशन क्या कहती है, सेक्शन 2102 वो बोलता है
एनीथिंग अदर देन गुड्स, क्या बोलता है? एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड द सर्विसेज। तो एक बात बताओ, गुड्स में हमने क्या पढ़ा था? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स के अलावा तो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, क्या वो भी सर्विस होगा? डेफिनेशन तो यही बोलती है। डेफिनेशन क्या कह रही है? एनीथिंग अदर देन गुड्स। लैंड के रिस्पेक्ट में हम आगे कुछ पढ़ने वाले हैं, हम वो देखेंगे अभी। आप इतना समझो, एनीथिंग अदर देन गुड्स क्या हो गया? एनीथिंग अदर देन गुड्स हो गया सर्विस। एनीथिंग अदर देन गुड्स क्या हो गया? सर्विस। इसमें भी कुछ एक्सक्लूजन एंड कुछ इंक्लूजन है। एक्सक्लूड क्या किया गया है? एक्सक्लूड किया गया है मनी एंड सिक्योरिटीज। एक्सक्लूड क्या किया गया है? मनी एंड सिक्योरिटीज। एक चीज मेरे माइंड में आ रही है, मैं आपको पहले बताती हूँ। ट्राई टू रिकॉल द थिंग्स, कंसेप्ट याद करने की कोशिश करो, वर्ड्स पे मत जाओ। पहले क्या करो? कंसेप्ट रिकॉल करने की कोशिश करो। क्या मेरे माइंड में कंसेप्ट है? जब आप रिटर्न प्रैक्टिस करोगे तो वर्ड्स की प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें बैठ के चीजों को रट्टा नहीं लगाना है, लाइंस को। हमने सबसे पहले क्या करना है? हमने सबसे पहले कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनना है। कंसेप्ट, बिकॉज जीएसटी में अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो तो पेपर बहुत इजी हो जाता है। यस, कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है इन द जीएसटी। तो क्या हुआ? सर्विस क्या था? एनीथिंग अदर देन गुड्स क्या था? सर्विस था। तो उसमें भी क्या एक्सक्लूड कर दिया गया? मनी एंड सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड कर दिया गया। मनी एंड सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड कर दिया गया। तो इंक्लूड क्या कर रहा है? यूज ऑफ मनी। मनी का यूज कर रहे हो आप, मनी का यूज कर रहे हो। आपने किसी को पैसे दिए, आपने किसी को पैसे दिए, वो मनी दी, मनी को सर्विस से हटा देंगे, पर मनी का यूज करने के बदले आपको कुछ मिल रहा है, वो सर्विस की डेफिनेशन में आ जाएगा। आपने किसी को ब्याज पे पैसे दिए, जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सर्विस में आ जाएगा। बट मनी का यूज इंक्लूड कर लिया गया है, मतलब मनी एक्सक्लूड है पर मनी का यूज इंक्लूड है। मनी को तो जब आप, मैं किसी को मनी दे रही हूँ, लो तुम मनी यूज कर लेना, तो मनी तो एक्सक्लूड है, पर मनी का जो यूज है उसके बदले जो मिल रहा है, वो जो आपने मनी के यूज करने की सर्विस दी है, दैट इज कॉल्ड द, वो सर्विस के दायरे में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ मनी। जब मनी का कन्वर्जन हो रहा है बाय वन मोड टू अनदर, वन मोड टू अनदर, आप एक से दूसरे फॉर्म में मनी को कन्वर्ट करा रहे हो, एक से दूसरी करेंसी में करवा रहे हो, रुपये देके डॉलर ले रहे हो, उसके बदले आपको कुछ पेमेंट कर रहा है, वो भी सर्विस का पैसा माना जाएगा। एक डिनोमिनेशन में दूसरी डिनोमिनेशन में, आपने 2000 के नोट दिए, आपने कहा मुझे 500 के नोट चाहिए, उसने कहा ऐसा करना है तो कुछ चार्ज लगेंगे, कमीशन लूंगा मैं, तो वो भी माना जाएगा। तो क्या बोला जा रहा है? यूज ऑफ मनी एंड कन्वर्जन ऑफ मनी। एक मोड से दूसरे मोड में जब आप मनी को कन्वर्ट करवा रहे हो, वो भी इंक्लूड हो जाएगा सर्विस की डेफिनेशन में। वो भी क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा सर्विस की डेफिनेशन में, जिसके लिए सेपरेट चार्ज लिया गया है। कुछ कंसिडरेशन मिलेगा, वही तो होगा ना, उसी में तो सप्लाई माना जाएगा। खाली मनी पे थोड़ा, मनी तो हमने एक्सक्लूड कर दी, तो मनी पे नहीं है, लेकिन आपने मनी किसी को यूज करने के लिए दी, उसके लिए आपको कुछ चार्ज मिला, वो सर्विस मानी जाएगी। मनी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके लिए कुछ चार्ज मिला, वो सर्विस मानी जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन। क्या कंप्लीट होता है? गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत डेप्थ में, जितना समझा सकती थी मैंने उतना डेप्थ में कर दिया है, जितना मैक्सिमम हो सकता है। ये आप 2-3 बार रिपीट भी हो चुका है, आई होप आपको लर्न भी हो गया हो। फटाफट से रिकॉल, देखना नहीं है, देखना नहीं है, मेरे साथ साथ अपने माइंड में या तो बोलो या फिर रिकॉल करो। हमने क्या पढ़ा? गुड्स या सर्विसेज की डेफिनेशन पढ़ी। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एक्सक्लूड क्या करना है? मनी एंड सिक्योरिटीज। एक्सक्लूड क्या करना है? मनी एंड सिक्योरिटीज। इंक्लूड क्या करना था? क्या इंक्लूड करना था? फटाफट से बोलो। इंक्लूड करना था एक्शनेबल क्लेम। क्या इंक्लूड करना था? एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड करना था। एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड करने का मतलब क्या? एक्शनेबल क्लेम गुड्स हैं, बट सप्लाई में हम क्या पढ़ेंगे कि
एक्शनेबल क्लेम को सप्लाई नहीं माना जाएगा? क्या सारे एक्शनेबल क्लेम को सप्लाई से हटा दिया गया? नहीं, एक्सेप्ट 3। कौन से 3? लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। कौन से 3? लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। उसके बाद ग्रोइंग क्रॉप्स और थिंग्स अटैच टू द लैंड विच आर सीवियर्ड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, जिसको आप सीवियर करने को तैयार हो गए हो बिफोर द सप्लाई। तो ये क्या थी? गुड्स की डेफिनेशन। सर्विस की डेफिनेशन क्या थी? एनीथिंग अदर देन गुड्स। सर्विस की डेफिनेशन क्या थी? एनीथिंग अदर देन गुड्स। उसके बाद एक्सक्लूड किया गया, मनी एंड सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड कर दिया गया। क्या एक्सक्लूड किया गया? मनी एंड सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड कर दिया गया। एंड इंक्लूड क्या कर दिया गया? यूज ऑफ मनी को इंक्लूड कर दिया। यूज ऑफ मनी को इंक्लूड कर दिया। एंड कन्वर्जन ऑफ मनी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब आपने मनी को कन्वर्ट कराया उसके लिए कुछ पैसे दिए गए। अगर सेपरेट कंसिडरेशन है तो उसको सर्विस में इंक्लूड कर दिया गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। जब मैं मॉड्यूल से रेफर कराऊंगी तो मैं आपको बिना देखे लर्न करवाऊंगी अब चीजें, एंड एग्जांपल्स करेंगे तो थोड़ा भी कुछ माइनर डाउट होगा तो वो आपका वहां से सोल्व हो जाएगा। आई होप आपको गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। एक चीज और यहाँ पे आता है, जो सर्कुलर का पार्ट था वो भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया गया है। सबसे पहले आ रहा है PSLC, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट गुड्स हैं, सर्विस सिक्योरिटीज नहीं है। मैं आपको बताती हूँ ये क्या है, सो दैट आपको याद रहे, आपको रट्टा ना लगाना पड़े। फटाफट से, बैंक्स को टारगेट्स दिए जाते हैं कि आपके लिए ये प्रायोरिटी सेक्टर है, इसको आपने इतना पैसा लैंड करना है। मान लो एक बैंक को 1000 करोड़ का मिला था टारगेट, उसने 1500 करोड़ का कर दिया। दूसरे बैंक का शॉर्ट हो रहा है, उसने सिर्फ कितना किया? उसने सिर्फ 500 का ही किया। ठीक है, तो अब क्या हुआ? एक ने तो अपने प्रायोरिटी सेक्टर की वो जो लिमिट थी वो पूरी कर दी, दूसरे का शॉर्टफॉल हो रहा है। तो एक पर्सन अपने सर्टिफिकेट बना के जो उसने एक्स्ट्रा किया है वो दूसरे बैंक को बेच सकता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, ये मान लिया जाएगा कि उसने भी उतना टारगेट पूरा कर लिया है। ठीक है, जब जो दूसरा बैंक खरीदेगा, अब ये कंफ्यूजन थी, वो जो खरीदा है वो सिक्योरिटी मानी जाए या फिर वो गुड्स मानी जाए। तो बाद में सर्कुलर आया, सर्कुलर में क्या आया कि दीज आर द गुड्स नॉट द सिक्योरिटीज। PSLCs आर द गुड्स नॉट द सिक्योरिटीज। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हमारा मेन सेक्शन जो सप्लाई है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि बेस है हमारा GST को लेके। तो प्लीज मैं आपको पहले ओवरव्यू दूंगी, फिर समझाऊंगी। ये चैप्टर पे मैं टाइम लूंगी। वाई? बिकॉज ये चैप्टर पे मुझे आपका बेस बिल्कुल बैठाना है। आई वॉन्ट कि आपको चीजें लर्न हो जाए। अगर रात को 12 बजे भी आप सोचा ना मैंने सप्लाई में क्या पढ़ा था, आपको बुक ना खोलनी पड़े, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, चलो, क्या है? सेक्शन नंबर 7। अब मैं थोड़ी अपनी स्पीड स्लो करती हूं। सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7 है सप्लाई का। सप्लाई का चार्जिंग सेक्शन जो है वो है सेक्शन नंबर 7। लर्न करना है, यस। सेक्शन नंबर 7 इज द सेक्शन ऑफ द सप्लाई। मैं आपको पहले ओवरव्यू दे रही हूं, आपने कुछ भी पहले पढ़ा हुआ है जस्ट ब्लैंक कर लो अपने माइंड को एंड सुनना। चलो सुनो, सेक्शन नंबर 7 में क्या मिलेगा? सबसे पहले मिलेगा सेक्शन 7(1). सेक्शन 7(1) बताएगा सप्लाई क्या है। सेक्शन 7(1) क्या बताएगा? सप्लाई क्या है। एंड 7(1) में भी 3 पार्ट है, 7(1)A, 7(1)B एंड 7(1)C। सबसे पहली बात रिकॉल करो, सेक्शन 7 क्या बताएगा कि सप्लाई क्या है। सेक्शन 7 क्या बताएगा कि सप्लाई क्या है। सेक्शन 7(1) क्या कहता है? सेक्शन 7(1) में 3 पोर्शन है, 7(1)A, 7(1)B एंड 7(1)C। 7(1)A क्या करेगा? बता देगा कि सप्लाई की डेफिनेशन क्या है। 7(1)B क्या करेगा? कुछ इंपोर्ट ऑफ सर्विस के रिगार्डिंग बात करेगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के रिगार्डिंग बात करेगा। एक बात बताओ, आपके माइंड में क्या ये क्वेश्चन आ रहा है, ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात क्यों नहीं कर रहा है? अगर ये क्वेश्चन आ रहा है माइंड में तो ये बात फिट कर लो कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में कस्टम लगता है, इसीलिए यहां पर सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात की जा रही है, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में कस्टम लगता है। एंड थर्ड जो बात की जा रही है,
थर्ड बात की जा रही है शेड्यूल 1 की। हम देखेंगे शेड्यूल 1 क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। हमने क्या पढ़ा अब तक? सेक्शन नंबर 7। हमने क्या पढ़ा? सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा? 7(1)A अभी ओवरव्यू है, डिटेल नहीं करा है। 7(1)A, 7(1)B एंड 7(1)C। 7(1)A क्या कह रहा था? 7(1)A कुछ डेफिनेशन पढ़ा बताएगा। 7(1)B क्या बात कर रहा है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एम आई राइट? नहीं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। व्हाई? बिकॉज इंपोर्ट ऑफ गुड्स का जो केस है वो कहां जाता है? वो कस्टम में डील होता है, जो हम सेपरेटली कस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है 7(1)C। 7(1)C किसकी बात करता है? शेड्यूल 1 की बात करता है। मैं मल्टीपल टाइम रिपीट करने वाली हूं, आप बोर मत होना, आप कोशिश करना उसको उतनी बार ग्रास्प करने की। व्हाई? बिकॉज उतनी बार में आपको लर्न हो जाएगा, बैठ के दोबारा सेपरेटली आपको बैठना ही नहीं पड़ेगा लर्न करने के लिए, वीडियो में ही आपका काम हो जाएगा कंप्लीट। तो हमने क्या पढ़ा? 7(1)A बिना देखे डेफिनेशन। 7(1)B इंपोर्ट ऑफ सर्विस या गुड्स या सर्विस? सर्विस। व्हाई? बिकॉज इंपोर्ट और गुड्स को कहां डील किया जाता है? कस्टम में डील किया जाता है। 7(1)C किसकी बात करेगा? 7(1)C बात करेगा शेड्यूल 1 की। उसके बाद आएगा 7(1)A। 7(1)A बताता है जो आपने 7(1)A, इट्स नॉट 7(1)A, इट्स 7(1)A। 7(1)A क्या बताता है? जो आपने पहले पढ़ लिया सप्लाई, वो सप्लाई ऑफ गुड्स माने या सर्विसेज माने, वो शेड्यूल 2 में ट्रीट किया जाएगा। जो आपने 7(1) में पढ़ लिया, 7(1)A क्या बताता है? जो आपने 7(1) में पढ़ा वो गुड्स के दायरे में आएगा या सर्विस के दायरे में, वो शेड्यूल 2 के हिसाब से बताया गया है। फिर आता है 7(2). 7(2) क्या बताता है? शेड्यूल 3 के बारे में बताता है। शेड्यूल 3 के बारे में बताता है। और गुड्स या सर्विसेज या लोकल अथॉरिटी और पब्लिक सर्विसेज, नीदर गुड्स और सर्विसेज। कुछ और क्या बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज के बारे में बात करेगा। अभी आप इतना याद रखो, मेन पॉइंट पहले आप ये याद रखो। 7 ये आपको मेन लर्न करने हैं, ये एंड ये, ठीक है। और 7(3) क्या बताएगा? गुड्स नॉट एज अ सर्विस। कौन सी चीजें गुड्स है एंड कौन सी चीजें सर्विस नहीं है, एंड कौन सी चीजें सर्विस है, कौन सी चीजें गुड्स नहीं है, ये अभी हम डिटेल में देख लेंगे, जो काउंसिल हमें टाइम टू टाइम बताता रहेगा। मेनली आपको क्या लर्न करना था? 7(1), 7(1)A एंड 7(2) में शेड्यूल 3 आएगा। शेड्यूल 3 क्या बताएगा? जो चीजें सप्लाई के दायरे से बाहर है। दोबारा से मेरे साथ, 7(1)A डेफिनेशन, 7(1)B इंपोर्ट ऑफ सर्विस, 7(1)C शेड्यूल 1 की बात करेगा, 7(1)A बात करेगा शेड्यूल 2 की, जो ये बताएगा कि कौन सी चीजों को गुड्स मानना है एंड कौन सी चीजों को सर्विसेज मानना है। फिर आ जाएगा शेड्यूल 3, बाकी चीजें काम की नहीं है। शेड्यूल 3 क्या बताएगा हमें? शेड्यूल 3 हमें ये बताएगा कि कौन सी चीजें सप्लाई के दायरे से एक्सक्लूड कर दी गई हैं, कौन सी चीजें सप्लाई के दायरे से एक्सक्लूड कर दी गई हैं, वो बताएगा हमें शेड्यूल 3। ये ओवरव्यू आपको मिल गया होगा, आई होप। चलो अब हम पढ़ते हैं 7(1)A क्या कहता है। मैं कहती हूं कि सप्लाई पे आप जितना टाइम लगा सकते हो लगा लो, बिकॉज दिस इज द बेस, आगे तक चलेगा आप लोगों के लिए। चलो सप्लाई पे हम गोना टेक टाइम। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, बाकी चीजें मैं जैसे मैंने खुद पढ़ा है ना, मैं वैसे ही आप लोगों को बताना चाह रही हूं, ताकि 2 या 2.5 जो भी हमारे पास टाइम है, बैलेंस टाइम में हम अच्छे से कवर कर पाए, ठीक है। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ। 7(1)A क्या कह रहा है? किसी भी फॉर्म में आप गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हो, कोई भी फॉर्म का मतलब क्या? एग्जाम्पल दिया है, इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मतलब इसके अलावा और भी हो सकता है। मतलब क्या कह रहा है? गुड्स या सर्विसेज को आपने किसी भी फॉर्म में किसी को दिया हो, चाहे वो सेल की फॉर्म में दिया हो, चाहे वो ट्रांसफर की फॉर्म में दिया हो, चाहे वो बार्टर की फॉर्म में दिया हो, चाहे वो एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटर, डिस्पोजल। देखो सबसे पहले क्या होता था, क्या कर दी गई? सप्लाई की डेफिनेशन वाइडर कर दी गई। पहले सेल को कवर करा जाता था, क्या बोल रहा है? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। आपने किसी भी फॉर्म में गुड्स या सर्विसेज को किसी को दिया हो, वो फॉर्म क्या हो सकती है? वो एग्जाम्पल बता रहा है। वो फॉर्म सेल भी हो सकती है, वो फॉर्म ट्रांसफर भी हो सकती है, वो फॉर्म बार्टर भी हो सकती है, एक्सचेंज भी हो सकती है, लाइसेंस भी हो सकती है, रेंटल भी हो सकता है, लीज भी, डिस्पोजल भी।
जो आप मेड और एग्री टू बी मेड कर रहे हो, या तो आपने वो कर दिया है सप्लाई, या फिर आप सप्लाई करने लगे हो, या तो आपने सप्लाई कर दिया है या फिर आप सप्लाई करने लगे हो। ठीक है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, जब आप कर रहे हो मेड और एग्री टू बी मेड, उसमें क्या क्या चीजें होना जरूरी है। सबसे पहली बात, कंसिडरेशन होना जरूरी है। क्या जरूरी है? कंसिडरेशन होना जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर मैंने पर्सनल लेवल पे कोई चीज किसी को दी, चाहे मैंने उसके लिए कंसिडरेशन लिया, तो वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। सिंपल सी बात, मेरे साथ माइंड में रिपीट करो। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आपने किसी भी फॉर्म में सप्लाई की है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटर, डिस्पोजल, किसी भी फॉर्म में हमने सप्लाई करी है और उसके लिए या तो करी है या फिर एग्री किया है उसको करने के लिए, उसके लिए कंसिडरेशन भी चार्ज किया है एंड उसके लिए वो बिजनेस में हमने किया है। मतलब वो मेरा काम होना चाहिए सेल करना। मैंने अपने घर की ज्वेलरी उठा के बेच दी, मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट थी, नहीं, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। सप्लाई क्या माना जाएगा? कंसिडरेशन भी है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, फॉर्म चाहे उसकी कोई भी हो, कंसिडरेशन प्लस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फॉर्म चाहे उसकी कोई भी हो। चलो देखो एक बार फिर से, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, सप्लाई आपने किसी भी फॉर्म में करी हो, सेल का नाम दिया हो उसको, बार्टर का नाम दिया हो, एक्सचेंज का नाम दिया हो, लीज का नाम दिया हो, रेंटल का नाम दिया हो, डिस्पोजल का नाम दिया हो, कुछ भी आपने नाम दिया हो, आपने वो कंसिडरेशन के बदले दिया हो एंड प्लस आपने इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया हो, बिजनेस में किया है आपने, वो घर में पर्सनल लेन देन नहीं करा था, आपकी साइकिल पड़ी थी आपने कबाड़ी वाले को बेच दी, नहीं, वो नहीं माना जाएगा। कंसिडरेशन तो है प्लस वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, आपका वो रोज का धंधा नहीं है बेचना। ठीक है, तो वो क्या चीजें आ जाएंगी? सप्लाई। अब मैं आपको एक चीज लिंक करवा रही हूं, आपके पास क्वेश्चन आएगा डिसाइड वेदर इट इज सप्लाई और नॉट, या आपने ये सारी चीजें देखनी है। सबसे पहले किस फॉर्म में है, लीज, लेंटर, बार्टर, एक्सचेंज, सेल, ट्रांसफर, जो भी फॉर्म है, प्लस कर दी है या एग्री किया है, प्लस कंसिडरेशन है या नहीं है, प्लस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर ये चारों चीजें आएंगी तभी वो सप्लाई एज पर 7(1)(a) बनेगा, नहीं तो वो 7(1)(a) सप्लाई नहीं बनेगा, चाहे वो गुड्स का है चाहे वो सर्विसेज का है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर आ जाओ 7(1)(b) क्या कहता है? 7(1)(b) बोलता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। 7(1)(b) क्या कहता है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। हमने क्या कहा? गुड्स की इंपोर्ट हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि गुड्स की इंपोर्ट को हमने कहाँ डील करना है? गुड्स की इंपोर्ट को हमने डील करना है कस्टम में। हम कर रहे हैं सर्विस का इंपोर्ट। हम क्या कर रहे हैं? सर्विस का इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सर्विस का इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोल दिया इन्होंने, तो ये क्या बोल रहे हैं? या तो वो बिजनेस में हो या ना हो, हमें कोई मतलब नहीं है। आपने अपने पर्सनल लेवल के लिए, आपने अपने घर के लिए क्या किया? आपने अपने घर का इंटीरियर कराना था, आपने किसी आउटसाइड पर्सन से सर्विस ली, जो कि एनआरआई है, मान लो एनआरआई नहीं, आउटसाइड पर्सन इंपोर्ट करा आपने सर्विस का, एबीसी कुछ भी हो सकता है, वो आपने इंपोर्ट करा, आपने अपने पर्सनल हाउस के लिए इंटीरियर लेना था, तो क्या हो गया? क्या वो सप्लाई माना जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि इसने क्या बोला है? सर्विस अगर आपने इंपोर्ट करी है, चाहे वो घर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो चाहे वो ना हो, कंसिडरेशन है अगर उसके लिए, तो वो क्या बन जाएगी? सप्लाई बन जाएगी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस से बहुत सारा झमेला है, वो अभी मैं आपको पहले नेक्स्ट बताती हूँ क्या क्या है। देखो, आ जाओ इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे, पहले हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। मैंने सब लिंक कर दिया है, जो जो चैप्टर से ये चीजें लिंक हो रही थी मैंने सब यहाँ पे डाल दी है। देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर है, हमने क्या देखना है? विद कंसिडरेशन है या विदाउट कंसिडरेशन है। चार्ट तो आईसीआई के ही है, विद कंसिडरेशन है विदाउट कंसिडरेशन है। अगर सर्विस इंपोर्ट की है विद कंसिडरेशन, तो हमने क्या पढ़ा? चाहे वो बिजनेस में हो चाहे वो बिजनेस में ना हो, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे वो बिजनेस में ना हो, वो सप्लाई मानी जाएगी एज पर 7(1)(b). अब मेरी बात को फिर से रिकॉल करो, अगर हमने सर्विस इंपोर्ट की है चाहे और कंसिडरेशन दिया है,
चाहे वो बिजनेस में है चाहे वो बिजनेस में नहीं है, तो क्या होगा, तो वो सप्लाई 71B के अकॉर्डिंग मान ली जाएगी। अब यहाँ पे स्टार मार्क क्यों किया गया है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहली बात, अब ये बात सोचो, मैंने सर्विस को इंपोर्ट किया है, कंसिडरेशन भी दिया, लेकिन मैंने बिजनेस में किया है। एक बात बताओ, बिजनेस में किया है तो जीएसटी लगना है, जीएसटी तो सप्लाई तो मानी जाएगी, तो जीएसटी कैसे लगेगा, आरसीएम पे जीएसटी लगेगा। वाई, क्योंकि जो बंदा सप्लायर है वो तो बाहर बैठा है, वो तो उसको अगर यहाँ पे जीएसटी देना पड़ेगा, वो कहेगा मैं तुम्हें बेचूंगा ही नहीं। अगर मुझे तुम्हें कोई सर्विस देनी है, मुझे पहले जीएसटी लेना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हें सप्लाई करूं। वो कहता नहीं नहीं, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर आपने इंपोर्ट की है किसका, सर्विस का। देखो ए ने क्या करा, ए का काम है, ए ने क्या करा, कुछ इंटरमीडियरी सर्विस ली, वो सर्विस आगे उसने बिजनेस में यूज करनी है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो ए को इस पे जीएसटी देना चाहिए। क्यों, क्योंकि सप्लायर जीएसटी पे करता है, तो जबकि सप्लायर तो कहां है, सप्लायर तो आउटसाइड इंडिया बैठा हुआ है, सप्लायर तो आउटसाइड इंडिया है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, जब भी बिजनेस के लिए इंपोर्ट कर रहे हो तो आरसीएम में आप ही जीएसटी भरोगे, आरसीएम में आप ही जीएसटी भरोगे। अगर वो कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है तो उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया, क्योंकि जब इंडिया में, एक बात बताओ, जब हम विद इन इंडिया कोई चीज पर्सनल पर्पस के लिए खरीद रहे हैं उस पे जीएसटी नहीं है, तो भाई इंपोर्ट पे क्यों लेना। तो जो इंपोर्ट है, कंसिडरेशन तो दिया, लेकिन मैंने नोट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में किया, तो वो एग्जम्पशन चैप्टर में पढ़ेंगे, एग्जम्प्ट कर दिया गया। लेकिन ध्यान रखना, सप्लाई तो वो है, चाहे वो बिजनेस में है चाहे वो बिजनेस में नहीं है, लेकिन जो आपने नोट बिजनेस वाली ली है वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। इस पे एमसीक्यू भी है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं। देखो हमने क्या करा, सर्विस को इंपोर्ट करा, हमने सर्विस को करा इंपोर्ट। पहला केस हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने सर्विस को करा इंपोर्ट, एंड जो हमने इंपोर्ट करा, मैंने बाहर से कोई सर्विस ली किसी पर्सन से, ए बाहर बैठा है दुबई में, मैं इंडिया में, मैंने दुबई से सर्विस ली इंडिया में, कंसिडरेशन तो मैंने उसको दिया है, ये बात आप मान लो, कंसिडरेशन तो मैंने उसको दिया है। अब दो चीजें पॉसिबल हैं, या तो वो मैंने जो सर्विस ली, मैंने वो सर्विस बिजनेस के लिए ली या अपने पर्सनल पर्पस के लिए ली। गेटिंग माय पॉइंट। हो सकता है मैंने जो दुबई से सर्विस ली वो मैंने अपने घर के लिए ली या फिर मैंने अपने ऑफिस के लिए ली। ठीक है, अगर मैंने घर के लिए ली, अगर मैंने ऑफिस के लिए ली, सप्लाई तो दोनों ही बनेंगे। कैसे बनेंगे, क्योंकि 71B ने बोला चाहे आप पर्सनल लो चाहे ऑफिशियल पर्पस के लिए लो, सप्लाई तो वो बनेगा। लेकिन अब बात आती है टैक्स कैसे लगेगा। ये लिंकेज है, इस चैप्टर में इतना नहीं दिया हुआ है, ये लिंकेज है जो मैं आपको लिंक करवा रही हूँ सो दैट आपको समझ में आए। अब मैं कह रही हूं मैंने बिजनेस के लिए खरीदा, तो आपको पता होगा सप्लायर टैक्स देता है। नॉर्मल से केस में अगर हम माने तो सप्लायर टैक्स देता है। सप्लायर तो बाहर बैठा हुआ है दुबई में, तो दुबई वाला पर्सन आके थोड़ा टैक्स देगा। गवर्नमेंट ने कहा अगर बिजनेस के लिए खरीदी गई है तो आप टैक्स दो जिसने सर्विस को रिसीव किया है, लेकिन जिसने विदाउट बिजनेस के लिए नोट इन कोर्स ऑफ बिजनेस लिया है उसको सर्विस को एग्जम्प्ट कर देंगे एग्जम्पशन चैप्टर में। देखो फिर से एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद करना है आपको, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये लर्न करना है कि अगर चाहे वो बिजनेस के लिए ली है चाहे वो नॉन बिजनेस के लिए ली है, अगर वो कंसिडरेशन दिया है तो वो सप्लाई तो बन जाएगा, बट टैक्सेबल सप्लाई तभी बनेगा जब वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो। टैक्सेबल सप्लाई तभी बनेगा जब वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो, एंड टैक्स चार्ज होगा आरसीएम में, टैक्स चार्ज होगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू। टैक्स चार्ज कैसे होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू टैक्स चार्ज होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं बहुत डिटेल में जा चुकी हूं ऑलरेडी। हमने क्या पढ़ा, अगर कंसिडरेशन से होगा तो, ये हमने पार्ट पढ़ लिया, ये हमारा शेड्यूल 7 का था। विदाउट कंसिडरेशन वाला मैं आपको फिर से यहाँ पे आके समझाऊंगी। 7.1 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 7.1B मैंने साथ साथ टैक्सेबिलिटी भी करवा दी है, क्योंकि कुछ चीजें होती है ना हमारे माइंड में, फिर हम वही सोचते हैं अच्छा अगर लेना है कौन देगा कैसे देगा,
तो माइंड को ओवर थिंक मत करो, मैं यहाँ पे सब कवर करके चलूंगी, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे क्या कवर हुआ, यहाँ पे हमने पढ़ा 71A 71B। अभी हम पढ़ते हैं 71C। अभी हम क्या पढ़ेंगे, 71C। एक बात बताओ, मैंने कोई चीज सेल करी, उसके बदले मैंने कोई चीज क्या करा, मैंने कोई चीज मेरी शॉप में ना, कुछ मेरी मान लो एसी की शॉप है, मैं एसीज बेचती हूँ, ठीक है। मैंने वो एसी क्या करा, अपने घर में दे दिया। एक बात बताओ, मैं अपने घर में एसी ले जाऊंगी तो अपनी पॉकेट से पैसे निकालूंगी, फिर अपनी बिजनेस में डालूंगी? नहीं, विदाउट कंसिडरेशन मैंने ले लिया। तो शेड्यूल 1 क्या बताता है, वो आइटम देखो, अगर कंसिडरेशन होता तो इस पॉइंट में आ जाता, कंसिडरेशन होता तो वो सेल भी थी, वो कंसिडरेशन भी था, वो बिजनेस में भी था, तो वो तो आ जाता है 71A में। बट प्रॉब्लम कहां पे हुई, जब आप बिना कंसिडरेशन के कोई चीज बेच रहे हो, वो सप्लाई के अंडर आएगी या नहीं आएगी, बिना कंसिडरेशन के। तो क्या बोल दिया गया, शेड्यूल 1 में जो चीजें हैं वही सप्लाई मानी जाएंगी, अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो। कंफ्यूजन में आपका सॉल्व करती हूँ, मेरी बात सुनो। अगर क्वेश्चन आता है कंसिडरेशन नहीं है, तो सिर्फ ये देखना है क्या वो शेड्यूल 1 में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो हमने क्या देखना है, क्या वो शेड्यूल 1 में आ रहा है या शेड्यूल 1 में नहीं आ रहा। अगर शेड्यूल 1 में आ रहा है तो वो बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई बन जाएगी, जीएसटी लग जाएगा। अगर कंसिडरेशन भी नहीं है एंड वो शेड्यूल 1 में भी नहीं आ रहा तो वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। अगर कंसिडरेशन भी नहीं है एंड वो शेड्यूल 1 में भी नहीं आ रहा तो वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम पढ़ते हैं शेड्यूल 1 क्या कहता है। अभी हम क्या पढ़ते हैं, शेड्यूल 1 क्या कहता है। चलो एक सेकेंड, अभी पानी पी लीजिए तब तक। अगर आप 2 बार भी लेक्चर मैक्सिमम देखोगे ना, आई अश्योर यू आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी टॉप क्लास हो जाएगी बिल्कुल। क्योंकि लिंक में सप्लाई का तो बहुत, सप्लाई को जितना डेप्थ में पढ़ सकते हैं ना, हमें उतना डेप्थ में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बेस है एंड इसी से हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने वाली है ना। आई होप आपको इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा। समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, बिकॉज थोड़ा मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि क्या आपको समझ में आ रहा है। अगर स्पीड ज्यादा है तो भी आप मुझे रिकमेंड करना, तो मैं स्पीड कम कर दूंगी थोड़ी। मैं थोड़ा डिटेल्ड रिवीजन के पर्पज से चल रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। आई एम थिंकिंग कि आपने एटलीस्ट एक बार तो जीएसटी को पढ़ लिया है ना, एक बार तो आप अपनी क्लासेस फिनिश कर ली हैं। मैं थोड़ा लिंकेज करवाना चाह रही हूँ एंड तरीका बताना चाह रही हूँ कि हमें कैसे पढ़ना है। चलो नेक्स्ट आता है हमारा शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 क्या कहता है कि ऐसी सप्लाई जो बिना कंसिडरेशन के है एंड वो शेड्यूल 1 में आ रही है तभी वो जीएसटी लगेगा उस पे, अदरवाइज नहीं लगेगा। चलो देखो, सबसे पहली बात है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। अगर आपकी कोई बिजनेस एसेट थी, मेरा काम था एसी बेचने का, मेरे पास एसी पड़े हुए थे, जब मैंने एसी खरीदा था तो उनपे इनपुट टैक्स भी ले लिया था। जब मैंने एसी खरीदा था तो उस पे आईटीसी मैंने ले लिया था। अब वो मैंने बिना कंसिडरेशन के बेच दिया। अब वो मैंने क्या करा, बिना कंसिडरेशन के बेच दिया। तो क्या हो गया, अब जब वो मैंने बिना कंसिडरेशन के बेच दिया तो क्या हो गया, एक बात बताओ, टैक्स तो मैंने ले लिया बेनिफिट। अब मैं क्या बोलूंगी कि मैंने तो भाई कंसिडरेशन के बिना बेचा, तो वो तो सप्लाई की उसमें आ ही नहीं रहा, तो भाई चलो इनपुट भी मैंने खा लिया, अब मैंने सप्लाई पे टैक्स भी नहीं देना। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आपने इनपुट ले लिया है, बिजनेस एसेट पे इनपुट ले लिया है, तो क्या होगा, बिजनेस एसेट पे आपने इनपुट ले लिया है, तो अगर आपने चाहे बिना कंसिडरेशन के दिया हो,
हमें तो सप्लाई पे टैक्स चाहिए ही चाहिए। फिर से रिपीट कर रही हूं, मेरे पास कोई बिजनेस एसेट थी, मेरा काम है एसी बेचने का। हमारे एग्जांपल में मैंने जब एसी खरीदे तो उस पे इनपुट ले लिया, अब एक एसी मैंने घर पे लगवा दिया। जब मैंने घर पे लगाया तो बिना कंसिडरेशन के बेचा, तो मैं कहूंगी भाई मुझसे टैक्स मत लो। क्यों मत लो? क्योंकि बिना कंसिडरेशन के बेचा है। आपकी डेफिनेशन तो कहती है कंसिडरेशन होना जरूरी है, तो गवर्नमेंट कहती है अरे पगले यहां पर आओ, अगर आपने बिना कंसिडरेशन के बेचा बट आप उस पे आईटीसी ले चुके हो, आप एज सच ऐसे ट्रांसफर कर रहे हो, एज इट इज ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे लाए वैसे ही एसी को ट्रांसफर कर दिया, तो क्या हो जाएगा? वो सप्लाई मान ली जाएगी। जब वो सप्लाई मान ली जाएगी तो उस पे आप टैक्स लगा देंगे। जब वो सप्लाई मान ली जाएगी तो उस पे हम जीएसटी लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे भी कुछ लिंकेज है, हम इतना पढ़ के छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ लिंकेज है। मान लो मैंने 100 रुपए की खरीदी थी, उस पे मैंने 100 रुपए का एसी, कुछ भी मान लो आइटम खरीदी, मैंने 10,000 का एसी खरीदा मान लो, तो उस पे क्या कहते हैं 18% जीएसटी लगा। ठीक है, तो 1800 जीएसटी लगा। ठीक है, अब मैं उसको बेच रही हूं, मान लो फॉर एग्जांपल मैं 20 में बेच रही हूं, तो किस पे लगेगा जीएसटी? 20 पे। मैं दूसरे लोगों को किस में बेचती हूँ? 20 में, तो 20 सप्लाई मानी जाएगी, 20 पे जीएसटी लगेगा। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें आप टोटल सप्लाई की वैल्यू पे जीएसटी नहीं लगाओगे, जब आप मोटर व्हीकल बेचते हो। जब आप मोटर व्हीकल सेकेंड हैंड बेच रहे हो, उसमें मार्जिन पे लगता है। उसमें किस पे लगता है? मार्जिन पे लगता है। मैंने 10,000 का खरीदा, 20,000 का बेच दिया, तो 10,000 के मार्जिन पे जीएसटी लगेगा। मतलब मार्जिन को सप्लाई माना जाता है। अभी आप ये दोबारा आएगा पॉइंट, अभी आप सिर्फ इतना रखो, मोटर व्हीकल जब हम बेचेंगे सेकेंड हैंड लेके, उस पे मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि परमानेंट अगर आप बिजनेस एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आपने उस पे आईटीसी लिया है एक बार, चाहे आप विदाउट कंसिडरेशन दो तो भी वो सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन में दिखे कि सप्लाई कंसिडरेशन नहीं है, तो ये ढूंढो क्या ये परमानेंट ट्रांसफर है बिजनेस एसेट का, क्या उस पे आईटीसी लिया है? आईटीसी लिया है तभी बेच देंगे, तभी उसको सप्लाई मान लेंगे। ये मोटर व्हीकल का पॉइंट आप अभी स्टार करो, ये आगे मैं डेप्थ में करवाऊंगी आपको अच्छे से। आप अभी सिर्फ इतना ही लर्न करो। ठीक है, ये मैं वहां पे लिंक कर लूंगी, मैंने नोट्स में राइट डाउन किया हुआ है, तो मैं लिंक कर लूंगी आपको अच्छे से। सेकेंड हैंड में क्या होगा, अगर हम न्यू परचेज करेंगे तो क्या होगा, अगर विदाउट जीएसटी खरीदा है तो क्या होगा, जीएसटी पे नहीं करा है तो क्या होगा, ये सब चीजें मोटर व्हीकल की मैं वहां पर ले लूंगी। आप अभी इतना लो कि मोटर व्हीकल एक ऐसा एक्सेप्शन आएगा जिसमें मार्जिन पे टैक्स लगेगा। अभी प्लीज सिर्फ इतना लर्न करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई हो रहा है, अगर वो विदाउट कंसिडरेशन है, तो भी वो सप्लाई माना जाएगा। सबसे पहली बात, रिलेटेड पर्सन कौन कौन होते हैं? अगर किसी एक का किसी में दूसरे में शेयर है मोर देन 25%, तो वो आपका रिलेटिव बन जाएगा। मैंने किसी एक फर्म में 25% के शेयर्स, एक कंपनी में 25% के शेयर्स के होल्ड किए हुए हैं, तो वो क्या बन जाएगा मेरा? वो मेरा बन जाएगा, क्या बन जाएगा? रिलेटेड पर्सन बन जाएगा। अगर एक पार्टी ने दूसरे को कंट्रोल किया है तो वो भी रिलेटेड बन जाएंगे। अगर एक ऑफिसर्स हैं और दूसरा उसको डायरेक्शन दे रहा है तो वो भी बन जाएंगे। पार्टनर्स भी रिलेटेड होंगे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी रिलेटेड होंगे, स्पाउस और चाइल्ड भी रिलेटेड होंगे। उसके बाद पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, है ना? तो ये क्या होगा? पेरेंट्स, ग्रैंड, देखो स्पाउस एंड चाइल्ड, सुप्रीम कोर्ट हम बोल सकते हैं इसको याद करने के लिए, ये तो हमेशा ही रिलेटिव है। बट जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, ये तभी रिलेटिव माने जाएंगे जब वो डिपेंडेंट होंगे। अगर आप पे डिपेंडेंट है तभी रिलेटिव है वो, अदरवाइज वो आपके रिलेटिव जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। फिर आ जाता है हमारा सोल एजेंट। सोल एजेंट इज ऑलवेज अ रिलेटिव पर्सन, सोल एजेंट हमेशा रिलेटिव है। उसके बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी रिलेटिव है, लेकिन ध्यान रखना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के केस में
अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 50,000 तक का एक फाइनेंशियल ईयर में कुछ दे रहा है, वो एज अ गिफ्ट एग्जम्प्ट कर दिया गया, उसको सप्लाई नहीं माना हुआ है। मतलब अगर एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 50,000 तक का कुछ गिफ्ट दिया, मान लो एम्प्लॉयर का काम है एसी का, उसने एक 30,000 की कोई चीज एसी उठा के उसको दे दिया, तो एक फाइनेंशियल ईयर में अप टू 50,000 पर एम्प्लॉय वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन 50 से ज्यादा दिया तो सप्लाई तो माना जाएगा और पूरी की पूरी वैल्यू सप्लाई मानी जाएगी, तो पूरी की पूरी वैल्यू सप्लाई मानी जाएगी। आई होप आपको समझ में आई। अब एक बात बताओ, जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कुछ दे रहा है, तो जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस दे रहा है तो वो सैलरी आ जाता है, वो जीएसटी में नहीं आता। अभी आपने क्या याद करना है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ दे रहा है, वो एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 तक की अमाउंट है, तो वो सप्लाई नहीं है। अगर 50,000 से ज्यादा है एंड विदाउट कंसिडरेशन है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सप्लाई बन जाएगी। वो क्या बन जाएगा, वो सप्लाई बन जाएगी। फिर आता है डिस्टिंक्ट पर्सन। फिर क्या आता है, डिस्टिंक्ट पर्सन किसे कहते हैं? देखो, एक एस्टेब्लिशमेंट दूसरे एस्टेब्लिशमेंट अगर वो सेम स्टेट में है और दोनों सेपरेटली रजिस्टर नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इसमें, मेरी बात समझो। याद करने का तरीका, एक एस्टेब्लिशमेंट दूसरी एस्टेब्लिशमेंट, अगर वो दो सेपरेट स्टेट में है, चाहे रजिस्टर है एक, चाहे दूसरी अनरजिस्टर्ड है, तो वो क्या बन जाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे। लेकिन अगर सेम स्टेट में है तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन तभी बनेंगे जब सेपरेट रजिस्ट्रेशन है। डिस्टिंक्ट पर्सन तभी बनेंगे जब वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, एक ही स्टेट में दो एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो डिस्टिंक्ट पर्सन तभी बनेंगे, उनकी आपस में सेल पे जीएसटी तभी आएगा जब वो सेपरेट पर्सन है, सेपरेट जीएसटी है। मान लो मेरी एक है, मेरी दूसरी एस्टेब्लिशमेंट है जो जीएसटी में नहीं है, तो मैं वहां पे अपना स्टॉक भेज रही हूँ, तो वो स्टॉक ट्रांसफर है, वो जीएसटी नहीं आएगा। दूसरे स्टेट में भेजोगे तो आएगा, सेम स्टेट में भेजोगे तो नहीं आएगा। ओनली तभी आएगा जब वो सेपरेटली रजिस्टर्ड है। देखो E1 A2 ये रजिस्टर्ड है, ये नॉन रजिस्टर्ड है, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, इस्टेब्लिशमेंट हो गई इसकी डिस्टिंक्ट पर्सन की। एक E1 है, फिर दूसरा इस्टेब्लिश्ड हुआ, दोनों रजिस्टर्ड हैं, तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन है। बट मान लो दोनों सेम स्टेट में है, तो वो स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी नहीं आएगा। इस पे भी मार्क करो, ये भी एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। बट आ जाना चाहिए अब तक, तो आपको कैसे समझ आ जाना चाहिए, सिंपल सी ये बात समझो, सेम स्टेट में तभी वो जीएसटी चार्ज करेगा दूसरी फर्म से अपनी, जब वो सेपरेटली रजिस्टर्ड है। मेरी एक फर्म है, मेरा दूसरा मैंने स्टॉक के लिए ऑफिस बना रखा है, तो वो जीएसटी उस पे चार्ज नहीं करेगा, वो डायरेक्ट सिर्फ चालान के थ्रू उसको सप्लाई बना देगा, है ना। देखो फिर आते हैं कुछ सर्कुलर। सर्कुलर क्या कहते हैं, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंस। अगर एक कन्वेंस दूसरी जगह जा रहा है, मैं एक ट्रक को दूसरी जगह भेज रही हूँ माल भर के, तो क्या ट्रक भी सप्लाई माना जाएगा? नहीं, कन्वेंस पे कोई भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। मैंने इस ट्रक में माल भरा, दूसरी स्टेट में अपनी एस्टेब्लिशमेंट में भेज रही हूँ, क्या ट्रक पे भी जीएसटी लगा दें उसकी वैल्यू लेके? नहीं, जो कन्वेंस है वो बिल्कुल भी जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि है तो वो भी विदाउट कंसिडरेशन, नहीं आएगा। लेकिन अगर कुछ रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह हुई है तो उस पे जीएसटी आ जाएगा। मूव फॉर फर्दर, किसी और को देने के लिए करा है, इस पे भी जीएसटी आ जाएगा। इसको भी स्टार मार्क करो, ये भी आगे आने वाला है फिर से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या पढ़ा सबसे पहले? हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि बिना कंसिडरेशन के वही आइटम सप्लाई मानी जाएंगी जो शेड्यूल 1 में है। बिना कंसिडरेशन के वही आइटम सप्लाई मानी जाएंगी जो शेड्यूल 1 में है। बिना कंसिडरेशन के वही आइटम सप्लाई मानी जाएंगी जो शेड्यूल 1 में है। अब शेड्यूल 1 में क्या क्या है? नंबर 1 था, अगर आपने बिजनेस एसेट को परमानेंट ट्रांसफर कर दिया है और आपने उस पे आईटीसी लिया हुआ था, अगर आपने आगे किसी को विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर दिया है तो वो सप्लाई बन जाएगा। फिर था रिलेटेड और डिस्टिंक्ट के बीच में। रिलेटेड क्या थे वो हमने पढ़ लिए। एक एक्सेप्शन क्या थी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ दे रहा है अगर, एंड उसकी वैल्यू एक फाइनेंशियल ईयर में अप टू 50,000 है,
तो भी वो सप्लाई नहीं बनेगा। एक फाइनेंशियल ईयर में अप टू 50,000 है तो भी वो सप्लाई नहीं बनेगा। फिर हमने क्या देखा, डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन को आपने बिना कंसिडरेशन के दिया तो बन जाएगा, लेकिन हमने क्या कहा था, अगर सेम स्टेट में स्ट्रोक ट्रांसफर हो रहा है, सेम स्टेट में अगर स्ट्रोक ट्रांसफर है तो वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी, तो वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। सबसे पहली बात, सेम स्टेट में डिस्टिंक्ट पर्सन माने ही नहीं जाएंगे अगर सेपरेटली रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन अगर सेम स्टेट में स्ट्रोक ट्रांसफर है तो भी सप्लाई नहीं मानी जाएगी। इसको भी स्टार मार्क करो, ये भी मॉड्यूल से बहुत अच्छे से अभी हम पढ़ने वाले हैं और डिटेल में। मैं जितना समझा रही हूँ आई होप आपको उतना समझ में आ रहा है। सर्कुलर था, कन्वेंस पे जीएसटी नहीं आएगा, कन्वेंस के अंदर कुछ सामान है, कुछ रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह है, उन पे जीएसटी आ जाएगा। फिर आता है पॉइंट, अगर कोई सप्लाई प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में विदाउट कंसिडरेशन हो रही है तो, अगर कोई सप्लाई प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में विदाउट कंसिडरेशन हो रही है तो, एक बात बताओ, इसमें भी सबसे बड़ी बात क्या देखनी है, इसमें भी सबसे बड़ी बात हमने क्या देखनी है, जब प्रिंसिपल ने किसी एजेंट को माल बेचा तो क्या ये सप्लाई बनेगी? ये सप्लाई तभी बनेगी जब एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस इश्यू कर रहा है। एक बात बताओ, जब एजेंट ने सप्लाई बनानी ही इसकी है तो वो खुद से खुद को थोड़ा सप्लाई कर रहा है। जब एजेंट सप्लाई करेगा तो बिल किसके नाम का कटेगा? प्रिंसिपल के नाम का कट रहा है, तो क्या अब उसने किसको बेचा ही नहीं? बेचेगा तो वो तब ना जब आगे फर्दर सप्लाई होगी, सॉरी बेचेगा वो तो तब जब वो फर्दर सप्लाई होगी। तो क्या हुआ यहाँ पे, अगर एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है तो प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में जो सप्लाई है वो सप्लाई मानी जाएगी। अगर एजेंट प्रिंसिपल को दे रहा है खरीद के, बाइंग एजेंट है, खरीद के प्रिंसिपल को दे रहा है, तो अगर एजेंट ने अपने नाम पे बिल बनवाया है सप्लायर से, तो जब वो एजेंट बेचेगा प्रिंसिपल को तो सप्लाई होगी। मतलब एक एक्स्ट्रा इनवॉइस आ रहा है ड्यू टू एजेंट, तभी वो चीज सप्लाई मानी जाएगी, सप्लाई अदरवाइज वो नहीं मानी जाएगी। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो, उसके बाद आता है एक पॉइंट होता है डेल क्रेडिट कमीशन। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी अभी मॉड्यूल से, बट एक बार मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है। डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है, जब एजेंट क्या करता है, एजेंट प्रिंसिपल को तो पूरा पैसा दे देता है, एजेंट प्रिंसिपल को तो पूरा पैसा दे देगा। मान लो प्रिंसिपल ने कहा था मुझे ये गुड्स 100 रुपए की बेचनी है, तो एजेंट ने 100 रुपए की बेच के देना मुझे, प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला, तो एजेंट ने क्या कहा, एजेंट ने आगे उधार पे बेचा किसी को और 110 रुपए में बेच दिया आगे, ठीक है, 110 रुपए में बेच दिया, वो होती है डेल क्रेडिट कमीशन। जब एजेंट इसको बोल रहा है पेमेंट की गारंटी मेरी, पेमेंट तुम्हें मिलेगी, पेमेंट वो या तो उसको कर देता है, वो उसको पेमेंट की गारंटी देता है। अब वो जो 10 रुपए आगे से चार्ज किए, क्या वो प्रिंसिपल की सप्लाई 110 रुपए होगी? नहीं, प्रिंसिपल की सप्लाई तो 100 रुपए की ही होगी, 100 रुपए की मानी जाएगी। ये उसकी सेपरेट सर्विस कमीशन है, उसने उसको क्या दिया, फाइनेंस की सर्विस दी। जब वो बिल में दिखाएगा गुड्स की वो तो 100 रुपए दिखाएगा, लेकिन जो 10 रुपए उसने चार्ज किए क्या वो सप्लाई की वजह से चार्ज किए? नहीं, वो जो 10 रुपए चार्ज किए वो फाइनेंस चार्जेस माने जाएंगे, वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगा। वो जो 10 रुपए उसने एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं वो एक उसको एक्स्ट्रा जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो उसके लिए मिला है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगा। लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है क्या, लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास इंपोर्ट। हमने कुछ करा है तो, अब इंपोर्ट तो हम पढ़ चुके हैं, हमने क्या इंपोर्ट पढ़ा है, हमने पढ़ा था अगर हम कंसिडरेशन से इंपोर्ट कर रहे हैं तो 7(1)(b) में, तो यहाँ पे कौन सा इंपोर्ट आएगा, यहाँ पे वो इंपोर्ट आएगा जो विदाउट कंसिडरेशन वाला इंपोर्ट है। यहाँ पे कौन सा इंपोर्ट आएगा जो विदाउट कंसिडरेशन वाला इंपोर्ट है, यहाँ पे कौन सा इंपोर्ट आएगा जो विदाउट कंसिडरेशन वाला इंपोर्ट है। ये मैं आपको चार्ट से समझाती हूँ, बट सबसे पहले आंखें बंद करके रिकॉल करो मेरे साथ साथ, हमने शेड्यूल 1 में क्या क्या पढ़ा है, हमने शेड्यूल 1 में क्या क्या पढ़ा है। शेड्यूल 1 में हमने क्या पढ़ा, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट अगर है, विदाउट कंसिडरेशन है, लेकिन अगर उस पर आईटीसी ले लिया गया है तो क्या होगा, आईटीसी अगर ले लिया गया है तो क्या होगा, सप्लाई मान लिया जाएगा।
फिर चाहे आपने बिना कंसिडरेशन के बेचा। नंबर 2 हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन वाली बात, उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का 50,000 तक एग्जाम्प्ट है, अप टू 50,000 नोट सप्लाई में आएगा, एक फाइनेंशियल ईयर में एक एम्प्लॉय को 50,000। फिर हमने पढ़ा प्रिंसिपल एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट में के बीच में जो बिना कंसिडरेशन के ट्रांसफर हुआ है उसको सप्लाई मान लेंगे। अगर एजेंट ने अपने नाम पे इनवॉइस इशू कराया है तो प्रिंसिपल ने जो एजेंट को बेचा वो भी सप्लाई, एजेंट ने प्रिंसिपल को भेजा वो भी सप्लाई। एक पॉइंट पड़ा डेल क्रेडिट कमीशन का, उसमें जो एक्स्ट्रा फाइनेंस चार्जेस वो कस्टमर से ले रहा है वो सप्लाई का पार्ट नहीं, वो फाइनेंस सर्विस चार्ज हो जाएगा उसका। फिर लास्ट पॉइंट हमने पढ़ना है इंपोर्ट का। इंपोर्ट का पॉइंट हमने क्या पढ़ना है, अगर इंपोर्ट विदाउट कंसिडरेशन है तो वो शेड्यूल 1 में आएगा, अगर विद कंसिडरेशन है तो कहां पे आ गया वो आ गया किसमें, वो आ गया 7(1)(b) में। अगर विदाउट कंसिडरेशन है और आपने किसी रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पार्टी से लिया है प्लस बिजनेस में लिया है, एक चीज मैं आपको क्लियर करवा दूं, अगर विदाउट कंसिडरेशन आपको सप्लाई कराएगा तो बिजनेस का होना जरूरी है। अगर बिजनेस कह रहा है वो शेड्यूल 1 में क्या बोला उसने, बिजनेस में होना जरूरी है अगर कंसिडरेशन नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर कभी भूल भी जाओ विदाउट कंसिडरेशन है तो बिजनेस होना जरूरी है, विदाउट कंसिडरेशन है तो बिजनेस होना जरूरी है। अब आपने इंपोर्ट किया बिना कंसिडरेशन के, जब आपने कंसिडरेशन के साथ इंपोर्ट किया तो कहां चला गया, तो वो चला गया शेड्यूल 7(1)(b) में। अगर आपने बिना कंसिडरेशन के किया तो वो शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में वो क्या कह रहा है, अगर आपने बाहर से, मान लो मैंने क्या करा, आर्किटेक्ट की सर्विस ली अपने किसी डिस्टिंक्ट पार्टी से, मैंने पैसे भी नहीं दिए और पार्टी भी मेरी डिस्टिंक्ट थी और बिजनेस के लिए था वो सब, तो वो सप्लाई बनेगा। लेकिन ना तो मैंने बाहर कंसिडरेशन दिया, ना ही वो मेरी रिलेटेड पार्टी थी, फ्री फंड का मैंने कुछ भी इंपोर्ट कर लिया, तो वो सप्लाई नहीं बनेगी, वो सप्लाई नहीं बनेगी। सिंपल सी बात, बिना कंसिडरेशन के आना है तो रिलेटेड पार्टी के साथ आओ, बाहर से भी बिना कंसिडरेशन के आना है तो रिलेटेड पार्टी के साथ आओ। हम कहते हैं ना याद करने का तरीका, अगर आपने पैसे नहीं देने, फ्री फंड में किसी शादी में खाना खाने जाना है तो किसी रिलेटिव के साथ जाओगे ना, ऐसे थोड़ा चले जाओगे। बिना कंसिडरेशन के रिलेटेड पार्टी से इंपोर्ट किया है प्लस बिजनेस में इंपोर्ट किया है तो क्या हो जाएगा, वो सप्लाई शेड्यूल 1 में आ जाएगी। लेकिन कंसिडरेशन भी नहीं है और कोई अदर केस है रिलेटेड पार्टी के अलावा है तो वो सप्लाई के दायरे से बाहर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, प्लीज इसको एक दो बार रिकॉल करने की कोशिश करो, देख के मत रीड करो, अब रिकॉल करने की कोशिश करो। जब रिकॉल नहीं होगा तो फिर से इसमें आ जाना, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो मैं किसी दिन लाइव में बैठ के मैराथन की 2-3 बार प्रैक्टिस कराऊंगी आपको, सो दैट एग्जाम डे में हमारे लिए जीएसटी बहुत इजी हो जाए। जीएसटी आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपका अच्छे से कवर करा दूंगी। मैं क्या सोच रही हूँ, सप्लाई जब हो जाएगा एक चैप्टर ये लेंगे आगे से, एक चैप्टर थ्योरेटिकल, बिकॉज थ्योरी बहुत अच्छे से आती है और थ्योरी स्टैंडर्ड आती है। थ्योरी में आपको बार बार कुछ कुछ ना नया नहीं कर सकते, वो थ्योरी तो वही है, वही अच्छे से रिपीट करनी है, वही हमने लर्न करनी है। तो एक एक चैप्टर हम साथ साथ थ्योरी का भी करेंगे, एक चैप्टर ये, एक चैप्टर पीछे से, एक चैप्टर ये, एक पीछे से, वैसे हम फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा है। आज हमारा क्या हुआ, हमारा शेड्यूल 1 तक हो गया, अब कुछ नहीं रह जाता, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 रह गया है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी। प्लस नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगी, इसका ओवरव्यू दूंगी आपको, नेक्स्ट लेक्चर में वो फिनिश करवा दूंगी चार्ट से, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम ओवरव्यू कर लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे किसको, मॉड्यूल को, एक एक एग्जांपल गो थ्रू कराऊंगी ताकि आपको पता चले क्या ये जो आपने कंसेप्ट पढ़े हैं वो आपको अच्छे से लर्न हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू माय चैनल। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एक चीज और थी इंपोर्ट ऑफ सर्विस में, देख लो आप, ये रह गई बतानी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में एक चीज और थी, हमने क्या बोला, जब हम बिजनेस में क्या इन द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर इंपोर्ट करें तो हमने कहा आरसीएम में है तो उसकी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, ओआईडीएआर। ओआईडीएआर जो ये प्लेटफॉर्म्स है ना जिनके थ्रू हम सर्विसेज लेते हैं, ओआईडीएआर वाले प्लेटफॉर्म, ये भी हम पढ़ेंगे, तो वो वाले फॉरवर्ड चार्ज में, बाकी सब आरसीएम में आ जाएगा, ठीक है। ओआईडीआर वाले फॉरवर्ड चार्ज में आ जाएंगे, लेकिन अगर
नॉन टैक्सेबल, ऑनलाइन रिसिपिएंट है, ये सब चीजें तो नहीं आएगा। बस आप इतना समझो, अगर हम बिजनेस में ले रहे हैं तो वो आरसीएम में आएगा। फॉरवर्ड चार्ज किसके केस में आएगा? फॉरवर्ड चार्ज आएगा ओआईडीआर के केस में। ये पॉइंट भी आगे कनेक्ट करेंगे हम आगे जब नेक्स्ट सेक्शन अपना पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपने लेक्चर को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आई विल ड्रॉप माई मेल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको मैं मेल दे दूंगी। अगर कोई भी यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा है तो वो मेरे दूसरे चैनल पे फॉलो कर सकता है मुझे, वहां पे भी कंप्लीट कोर्स चल रहा है आपके लिए, सब नोट्स भी चल रहे हैं वहां। तो एक्चुअली में स्पेशली नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, तो यहाँ तो हम मॉड्यूल ही फॉलो करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।